बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 6 से 9 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी छात्रों को जानकारी दे दो, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार से संबंधित सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो बिहार से संबंधित इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा खबरों में भी है। तमाम जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था 7.35 करोड़ रुपये बिहार को दिया गया है जो अनुदान राशि है, और इतनी ही राशि पश्चिम बंगाल को भी दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा और सारी जानकारी यहाँ से जो दिया गया था उसे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न बने। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। एक ही साथ वहाँ पर आपको सारा मटेरियल उपलब्ध कराया गया है। और इसके अलावा जो 68वीं वाला कोर्स लॉन्च हुआ है बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो इसके तहत अभी हाल ही में साइंस का 2 पीडीएफ अपडेट हुआ है। इसमें से कल एक अपडेट हुआ था जो कि मास्टर पीडीएफ है। आप लोग वहां पर जाकर के 68वीं वाले कोर्स में साइंस सेक्शन में जाकर इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। अभी तक जो पीडीएफ अपडेट हुए हैं इनमें बिहार जीके के 1 पीडीएफ है। वहीं पर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो इसका 3 पीडीएफ अपडेट हुआ है। अगर हम बात करें विज्ञान की तो 2 पीडीएफ इसमें से अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जितने पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे सारे मास्टर पीडीएफ हैं जो कि बड़े साइज के हैं। वह भी हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की तो 66वीं तक का इसमें अपडेट कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है 66 तक का इसमें अपडेट कर दिया गया है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। अदर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जल्द ही आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। हालांकि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो जनवरी 2022 से, ध्यान रखिए जनवरी 2022 से इसमें अपडेट किया गया है। और वहीं पे हम बात करें टेस्ट सीरीज की तो टेस्ट सीरीज की शुरुआत जल्द होने वाली है और इसमें आपको इसकी सूचना जल्द दिया जाएगा। तो घर बैठे जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम आपका 8 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है, आप इसे प्री स्पेशल कोर्स जो कि मटेरियल आधारित कोर्स है, आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 2 पैकेज ऑप्शन है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो निसंदेह यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही साथ ईमेल पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और इसे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ध्यान रखिएगा जिस प्रश्न को भी मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ आप उस प्रश्न को स्पेशल ट्रीट करेंगे और अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, जो कॉपी मैंने आपको 68वीं के लिए तैयार करने के लिए कहा था। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में अगर हम बात करें प्रश्न क्या है तो प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान, नर्सिंग का क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो बिहार के किस नर्स को नवाजा गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, तो इनके द्वारा अभी हाल ही में नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाजिया परवीन। ध्यान रखिएगा राइट आंसर होगा नाजिया परवीन। इनसे संबंधित यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट होगा कि बिहार के अररिया सदर अस्पताल की नर्स नाजिया परवीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। नाजिया परवीन मूल रूप से भागलपुर की रहने वाली है, जो अभी हाल ही में कह सकते 2016 से यहाँ पर अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर आगे लिख दिया कि अररिया सदर अस्पताल में भी 2016 से कार्यरत है। हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 51 नर्सों को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस वर्ष 2021 के लिए आपको ध्यान रखना कुल मिला के 51 नर्सों को सम्मानित किया गया है। ये 2021 के आधार पर इसे सम्मानित किया गया 2022 में। अब यहाँ पर बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1973 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। और 1973 से आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि इसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी।
जबकि प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो इसकी शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। वहीं पे हम बात करें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनसे पहले थे मंगल पांडे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। चूंकि यहाँ पर बात रही है अररिया की, तो अररिया के बारे में कई बार हमने आपको जानकारी दिया है कि अररिया के ओराई हिंगना में बिहार का पहला मंकी पार्क बना जाएगा। अब ये ओराई हिंगना की बात करें तो यहीं पर महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था और साथ साथ अररिया की रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है। और बात करें हम जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क की, तो बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है अररिया के कुसियार गांव में। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है। ये प्रश्न भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार इसमें लेवल 5 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आप नोट करेंगे। हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2020-21 में कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश L1 यानी कि लेवल 1 के उच्चतम स्तर को हासिल नहीं कर पाया। लेवल 1 से लेवल 8 तक की यहाँ पर कह सकते हैं व्यवस्था की गई है, या फिर इसमें लेवल है 1 से लेकर 8 तक, जिसमें कि लेवल 1 की बात करें तो इसमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। जबकि वहीं पे हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में 7 मतलब कुल मिला के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों को मिला के यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ इसमें शामिल है। अब यहाँ पे बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 में कुल मिला के 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों को मिला के। तो इसमें से ये ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन व दीव, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और लक्षद्वीप इसमें शामिल है। बात करें हम लेवल 4 की, तो इसमें कुल मिला के 6 हैं, जिनमें कि असम, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और त्रिपुरा। लेवल 5 की बात करें हम तो इसमें बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि जो पीजीआई रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है इसमें बिहार के साथ कितने अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिला के 6 हैं, जिनमें कि ये नाम भी याद रखेंगे, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना। वहीं पे हम लेवल 6 की बात करें तो इसमें 4 हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और उत्तराखंड। बात करें लेवल 7 की, तो इसमें एक राज्य है, यह है अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रबल संभावना है कि इन सारे यहाँ पर लेवल से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। आप जरूर इसे कॉपी में नोट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए, ताकि जब इसे बार बार देखेंगे तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 7 नवंबर 2022 को, इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये है कटिहार। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस रिपोर्ट के आधार पर कटिहार जिला की जो वायु है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है पूरे भारत में। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न की, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 नवंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी भारत के 163 शहरों के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कटिहार सबसे अधिक AQI यानी कि सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 के साथ पूरे भारत में पहले नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रदूषित वायु है कटिहार की, इस रिपोर्ट के आधार पर जो 7 नवंबर 2022 को जारी हुई है। वहीं पर बात करें अगले पॉइंट की, देश की राजधानी नई दिल्ली के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI है ये 354 है। इसके साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गई है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नवंबर 2022 में जो आंकड़ा आया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, इस आंकड़े के अनुसार बिहार का कौन सा शहर या फिर कौन सा जिला सबसे अधिक वायु प्रदूषित वाला जिला है या फिर शहर है। ध्यान रखिएगा, नाम है कटिहार। चलते हम यहाँ पर अगले चौथे प्रश्न पे।
ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार मिस्र में होने वाले या फिर हो रहे COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे या फिर कर रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। COP27 से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक को आप एकदम से हॉट टॉपिक की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ से आपके 68वीं वाले एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना मुझे प्रतीत हो रही है। हम यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले या फिर हो रहे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP के 27वें संस्करण में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे या फिर कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसका 27वां संस्करण है COP का और ये 6 से 18 नवंबर के बीच ये प्रस्तावित है। ये आयोजित हो रहा है कहाँ पर? आपको ये ध्यान रखना कि ये शर्म अल शेख इजिप्ट में ये 27वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इनसे संबंधित और भी कई सारे फैक्ट है, जैसे कि आप याद रखेंगे यह मिस्र के विदेश मंत्री समेह शेखरी की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। हम बात करें यहाँ पर COP26 की, जो पिछले वर्ष 2021 में इसका आयोजन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था, जबकि COP28 का जो आयोजन होगा 2023 यानी कि अगले वर्ष ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। अपने आप में ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हम बात करें यहाँ पर इसकी शुरुआत की तो यह सम्मेलन पहली बार 1992 में आयोजित किया गया था और तब से हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता आ रहा है। नोट कर लीजिएगा। अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है? लखपति दीदी मेले का शुभारंभ अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि लखपति दीदी मेले का शुभारंभ हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित भी किया है। ये ध्यान रखिएगा, वैसी महिलाएं जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक का अर्निंग किया है, तो वैसे महिलाओं को यहाँ पर लखपति दीदी के रूप में भी सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जो कि मार्च में अभी हाल ही में कह सकते हैं यहाँ के उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है इस योजना से संबंधित कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख यानी कि लगभग 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। अगला पॉइंट है इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अगला होगा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये दूसरे प्रश्न के आधार पर हमने यहाँ पर रिवीजन पर्पज से शामिल किया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न में कंप्लीट जानकारी आपको PGI से संबंधित मिल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये प्रश्न की हाल ही में जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स यानी कि PGI में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त की है। तो यहाँ पर एक्चुअली में पूछने का अर्थ ये है कि कितने राज्य, यहाँ पे देखिए एक शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसे PGI रिपोर्ट के लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त की है। ये सारी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप इसे सॉल्व किए होंगे। तो 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें लेवल 2 में है। इस तरह से आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनेंगे। ये यहाँ पर टेस्ट के रूप में इस प्रश्न को शामिल कर दिया हमने, क्योंकि ये जानकारी ऑलरेडी हम आपको विस्तारपूर्वक दे चुके हैं। इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में पुनः देख लें, जो कि आपको याद रहेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 से जारी कर दी है और इस वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI में जो आपको ध्यान रखना है कि 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त की है। 6 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है इस लेवल 2 श्रेणी में। हम बात करें यहाँ पर लेवल 1 की, तो ये जानकारी हमने आपको दिया था कि कोई भी राज्य अब तक लेवल 1 के उच्चतम स्तर को हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन हम बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 में कितने राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है, तो आपको ध्यान रखना कि लेवल 2 में आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात शामिल है।
ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये लेवल 2 के बारे में ये जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से पुनः एक बार, तो इस सूचकांक में बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना जो ये L5 यानी कि लेवल 5 में से रखा गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लेवल 5 में बिहार के साथ कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में काउंट कर लीजिए, गोवा 1, मध्य प्रदेश 2, मिजोरम 3, सिक्किम 4, तेलंगाना 5। तो कुल मिला के बिहार के साथ अन्य 5 राज्य इसमें शामिल हैं, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अभी हाल ही में पहली बार इस ट्रॉफी को मुंबई ने अपने नाम किया है हिमाचल प्रदेश को हराकर। ऐसे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में मुंबई ने हिमाचल को यानी हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि इस वर्ष 2022 में जो आयोजित हुआ था, ये 13वां संस्करण था और इस खिताब को मुंबई ने अपने नाम किया है। वहीं पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस टीम के कप्तान थे अजिंक्या रहाणे। हमारा अगला पॉइंट होगा इस ट्रॉफी से संबंधित कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की एक घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसके बारे में ये ध्यान रखें, इस प्रतियोगिता का आयोजन हर साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है इसकी शुरुआत के बारे में कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो आयोजन है पहली बार 2008-9 में किया गया था, जबकि इसका पिछला संस्करण जो था जो 12वां संस्करण था, ये तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर जीता था। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर इसका पिछला संस्करण अपने नाम किया था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने हाल ही में एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक भारतीय टीम ने यहाँ पर हासिल किया है। हम यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ध्यान रखिए कि भारत की पुरुष स्क्वैश टीम ने दक्षिण कोरिया की चोंगजू में आयोजित एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जीत ली है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत ने फाइनल मुकाबले में कुवैत को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो दक्षिण कोरिया के चोंगजू में इसका आयोजन किया गया था। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की स्क्वैश टीम की यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ध्यान रखिएगा 2014 में यहाँ पर कह सकते हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पिछली बार भारत ने अपने नाम किया था। और फिर हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा महिला वर्ग से संबंधित कि महिला वर्ग में हांगकांग ने मलेशिया को हराकर एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो दोनों वर्गों की जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये स्क्वैश क्या होता है, ये स्क्वैश आखिर खेल क्या है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो यहाँ पर ब्रिटेन बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था, वहाँ पर अगर आपने इस लाइव स्ट्रीम को देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि एक बॉक्स में जो कि शीशा का एक कह सकते हैं कि घर बना होता इस तरह से, ठीक है, और एक गेंद होता जो कि टेनिस बॉल होता और रैकेट के माध्यम से जो इस तरह से जो टेनिस रैकेट होता है इसके माध्यम से 2 खिलाड़ी जो कि 2 टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं इनके द्वारा मारा जाता है। जिससे कि बॉल यहाँ से गई, दीवार से टकरा कर आई तो दूसरे खिलाड़ी इसको हिट करेंगे और जिनसे मिस होगा तो उसका जो कहते हैं पॉइंट लूज होता है। इस तरह से इसे ही स्क्वैश कहा जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। अब बात करें यहाँ पर हम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल ये आयोजित हुआ था कहाँ पर, ब्रिटेन बर्मिंघम में। ये 22वां संस्करण था इसका और इससे संबंधित एक वीडियो भी हमने चैनल पर लाया था, जारी किया था। आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत इस वीडियो के जाकर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना है टॉपिक स्टडी के नाम से। ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। चलिए अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न किस देश ने हाल ही में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो इस तरह का रिकॉर्ड अभी हाल ही में जो स्थापित हुआ ये स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के बारे में हमने जानकारी लिखा कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है और यह ट्रेन 1910 मीटर लंबी है और इस ट्रेन में हम बात करें कुल मिला के
4,550 सीटों के साथ 100 कोच है। अमूमन देखा जाता है कि ट्रेन में लगभग 30 से 35 कोच, या मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम 45 या 50 मान के चलिए 50 कोच होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन की बात करें तो इसमें 100 कोच है, जबकि इस ट्रेन की जो लंबाई है ये 1910 मीटर लंबी है, बहुत ज़्यादा होती है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई थी, ये ध्यान रखिए। अब भारत के दृष्टिकोण से हम देखें पहली यात्री ट्रेन की जानकारी को, तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है, भारत ने 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। नोट कीजिएगा, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हैं, खास करके ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853 को ये पहली बार 34 किलोमीटर की यात्रा की थी, ये पहली यात्री ट्रेन थी भारत की। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट होगा इसी में कि भारत में सर्वप्रथम रेल का जो शुभारंभ का श्रेय जाता है ये लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। हमारा यहाँ पर अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया गया है। अभी हाल ही में इस पुस्तिका का विमोचन किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए एक कार्रवाई की कार्यसूची पुस्तिका का विमोचन किया है, ये ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें इस पुस्तिका में क्या क्या चीज़ें शामिल है, किसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इस पुस्तिका में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसी सभी योजनाओं की जानकारी इसमें एकत्रित की गई है, जो कि आम जनता भी इसका कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एकदम से विस्तार पूर्वक, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये कर सकते हैं इसका विमोचन किया गया है। और यह पुस्तक जन प्रतिनिधि और आम जनता के लिए उपलब्ध होगी, जल्द ही ये बाजार में भी मिलने लगेगी। अब यहाँ पे हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणा साईराम, जिन्हें कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि कर्नाटक गायक के संगीतकार अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है अरुणा साईराम को यह पुरस्कार न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी दिया गया है, ये ध्यान रखें। अब अरुणा साईराम की बात करें तो ये मूल रूप से मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है और उन्हें भारत सरकार द्वारा 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री की बात करें तो भारत का ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जबकि हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो 2021 और 2022 में बिहार के 2 हस्तियों को ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। हम बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की तो यह है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो 2009 में अरुणा साईराम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और यही लिखा गया पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 12वां प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो घोषणा के आधार पर ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा केरल। इस चीज़ को यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखा गया कि साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल करेगा। यह प्रतियोगिता 15 नहीं बल्कि 25 से 28 नवंबर 2022 तक चलेगी, जो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका जो आयोजन होगा ये 25 से 28 नवंबर 2022 तक ये आयोजित होना प्रस्तावित है। दूसरा पॉइंट है कि सितंबर 2022 में केरल के कालीकट में आयोजित 31वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। ये 21वां संस्करण था जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का, जो कि केरल में ही आयोजित हुआ था सितंबर 2022 में। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया गया है। हालांकि इसके अलावा केरल से संबंधित और भी कई सारे फैक्ट है, जैसे कि भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है और ये 3 शहरों की बात करें तो इनमें एक है त्रिशूर, एक है नीलांबूर और एक है वारंगल। इसमें से त्रिशूर और नीलांबूर केरल से संबंधित है, जबकि वारंगल जो शहर है ये तेलंगाना का एक शहर है। हम बात करें यहाँ पर त्रिशूर और नीलांबर की, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा नीलांबर केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। जबकि हम बात करें त्रिशूर की, तो त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। अब अगला होगा हमारा अंतिम प्रश्न, 13वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है।
तो अभी हाल ही में जो लंदन में ये आयोजित हुआ था 24वां विश्व संचार पुरस्कार, इसमें अभी हाल ही में जियो अभी हाल ही में क्लाउड नेटिव अवार्ड अपने नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात जियो। चलते हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप जब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश कीजिए कि सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। और जो सारी जानकारी हमने 68वीं के बारे में आपको दिया, आप लोग चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विस्तृत तौर पर सारे मटेरियल आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, जो कि जिसमें कि आपका टेस्ट सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।